नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करा रही थी। इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए वो है, पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वो कंप्लीट कर लिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था, कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी सॉलिड स्टेट की, वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने आपको ड्यूअल नेचर पढ़ाया था डी ब्रोगली का, वो कंप्लीट हो गया। और फिर हमने बोर मॉडल कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइजेनबर्ग की अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। जो नया टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है इसका? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने पहले, जब हम क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से हम जब किसी भी मूविंग थिंग का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करते थे तो वो एग्जैक्ट आता था। लेकिन 1927 में हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है, क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स मूव कर रहा है। स्मॉल पार्टिकल्स जब मूव करता है तो उसके किसी एक टाइम पे एग्जैक्ट हम उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम की वैल्यू एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी आती है, अनिश्चितता आती ही है। दूसरा क्या कहा कि मीन्स हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी मूविंग पार्टिकल्स की हम एक ही टाइम पे उन दो प्रॉपर्टीज को एग्जैक्ट फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम, स्थिति और उनका संवेग एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, तो हम इनको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे ही हम एनर्जी और टाइम, एनर्जी और टाइम ये भी एक दूसरे पे डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनमें जो अनिश्चितता आती है, अनसर्टिनिटी आती है, इनके कैलकुलेशंस में जो अनसर्टिनिटी आती है, उस अनसर्टिनिटी को हम डेल से दिखाते हैं। पोजीशन में अनसर्टिनिटी डेल एक्स इनटू मोमेंटम में अनसर्टिनिटी डेल पी। इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है और ये ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 2 पाई के इक्वल होती है। इस नियम को कहा गया, इस लॉ को कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अनुसार किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी भी मूविंग पार्टिकल्स की उन दो प्रॉपर्टीज को एक साथ यथार्थता से एग्जैक्ट फॉर्म से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन्स उनका प्रिसाइज रिजल्ट हमारे पास नहीं आता है। उनको, उनके कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ
अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता आती है। और ये जो अनिश्चितता की वैल्यू है, दोनों प्रॉपर्टीज में जो अनिश्चितता की वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो h अपॉन 2 पाई के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है। h अपॉन 2 पाई नहीं, सॉरी 4 पाई, h अपॉन 4 पाई के इक्वल या ग्रेटर होता है। एक में अनसर्टिनिटी, मान लो डेल एक्स या पोजीशन की अनसर्टिनिटी को कम करना चाहूं मैं, क्या करूं? पोजीशन में जो अनसर्टिनिटी है या पोजीशंस की जो वैल्यू है उसको मैं एग्जैक्ट परिशुद्धता से कैलकुलेट करूंगी तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? मोमेंटम में अनसर्टिनिटी बढ़ जाएगी। क्या कह रहा है कि क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है h अपॉन 4 पाई, h फ्लांग कांस्टेंट, पाई भी आपका मैथमेटिकल वैल्यू है, मींस ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या कह रहा है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम ये कह रहे हैं डेल एक्स इंटू डेल पी, मैं ये कह सकती हूँ क्या? इनकी वैल्यू हमेशा अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है और ये वैल्यू जो होती है वो h अपॉन 4 पाई के ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। आप वो अभी ये चीज ध्यान में मत रखो, अभी ये देखो कि ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। क्या कहा कि यदि मैं पोजीशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट करूंगी तो मेरा मोमेंटम की जो कैलकुलेशन है उसमें अनसर्टिनिटी बढ़ जाएगी। यदि मैं डेल एक्स की वैल्यू कम करूंगी, डेल एक्स की वैल्यू डिक्रीज करूंगी, मीन्स पोजीशन को परिशुद्धता से कैलकुलेट करूंगी, पोजीशंस को प्रिसाइज फॉर्म में कैलकुलेशन की जाएगी, तो डेल पी मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो मोमेंटम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या कहें कि मोमेंटम में जो है वो अनसर्टिनिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी एटम में हमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना होता है या पोजीशंस को कैलकुलेट करना होता है तो हम उस पे कौन सी रेज डालते हैं? एक्स रे या गामा रेज डाली जाती है। क्या कह रही हूं मैं? जब भी मुझे किसी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को कैलकुलेट करना हो या उसके मोमेंटम को कैलकुलेट करना हो तो उस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस पे एक्स रेज डालनी होती है या गामा रेज डाली जाती है। ये एक्स रेज या गामा रेज जो है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी है, पढ़ा था हमने, ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी है, मीन्स ये जो है ये वेव की तरह भी बिहेव करेंगे और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेंगे। वेव नेचर भी होगा इनका और पार्टिकल नेचर भी होगा। जब ये एक्सरे इन इलेक्ट्रॉन से जाके टकराते हैं, कोलोजन करते हैं, तो इनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे। जब ये इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो आपने कॉम्पटन इफेक्ट हमने यही पढ़ा था, जैसे इनसे टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स के का पाथ चेंज कर देंगे। क्या चेंज हो जाएगा? पाथ चेंज हो जाएगा। ये जो अपने पाथ पे चक्कर काट रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, अब इनका पाथ चेंज हो जाएगा। पाथ चेंज होगा, पाथ के साथ साथ इनकी पोजीशन चेंज होगी और इनका वेलोसिटी चेंज होगी।
जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इनके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोजीशन में और उनके मोमेंटम में अनसर्टिनिटी वैल्यू आ जाती है, और वो अनसर्टिनिटी वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो होता है h/4 पाई के इक्वल। ये था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी भी सूक्ष्म कण में कण जो मूव कर रहा है उसकी हम ऐसी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना चाहते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होती है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक ही टाइम पे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनकी कैलकुलेशंस में या इनके रिजल्ट में कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता होती है। वो जो अनिश्चितता की दोनों प्रॉपर्टीज में जो अनिश्चितता आई, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो h/4 पाई के इक्वल भी हो सकती है, और इसके अप्रोक्सीमेट बोलने का मतलब इससे ग्रेटर भी हो सकती है। ये वैल्यू थी अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का। ये क्यों होता है कि जब मॉलिक्यूल में हम या एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उन पे एक्सरे या गामा रेज डालते हैं। इन एक्सरे और गामा रेज का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर है, ये हमने पढ़ लिया था कि ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मीन्स ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है और वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती हैं। इसी नेचर के आधार पे हम इनका कौन सा इफेक्ट शो करती हैं, ये कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी किया था। तो क्या होगा, जैसे ही ये उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टक्कर करेंगी तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी, कोलोजन्स होंगे। कोलोजन्स होंगे तो ये उनके पाथ को चेंज कर देंगे। पाथ चेंज होगा और इनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मीन्स एग्जैक्ट हम एक ही टाइम पे इनकी पोजीशन और इनका मोमेंटम जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उनकी कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ अनिश्चितता आ जाएगी, और उस अनिश्चितता की वैल्यू सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेट की थी, इसलिए इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट हुई तो यदि मैं किसी एक प्रॉपर्टी की अनिश्चितता को कम करना चाहूँ, अनसर्टिनिटी को कम करना चाहूँ, डिक्रीज करना चाहूँ, तो दूसरे की अनसर्टिनिटी या अनिश्चितता दूसरे प्रॉपर्टी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये था अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब इस अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का हम देखेंगे डेरिवेशन कि कैसे इन्होंने इसको ड्राइव किया था। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डेरिवेशन ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। डेरिवेशन ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। देखो किससे कैलकुलेट कर रहे हैं हम उनको, एक्सरेज से। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये कोई ओ पोजीशंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ओ के ऊपर। मैं इस पे किसी सोर्स के थ्रू
किसी सोर्स के थ्रू मैं इस पे एक्सरेज डाल रही हूँ। जब मैं इस पे एक्सरे डालती हूँ इंसिडेंट फोटोन, तो इसकी जो मोमेंटम था ये h अपॉन लैम्डा था। इस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को देखने के लिए मुझे किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वो माइक्रोस्कोप दो पॉइंट्स के बीच में काम कर रहा है। ये पोजीशन O, ये P और ये Q। इन दो पोजीशंस के दो पॉइंट्स के बीच में काम करता है। यहां से क्या होगा, जैसे ये इससे टकराएगा, टक्कर करने के बाद ये जो लाइट है ये भी अपना पाथ चेंज कर लेगी। और मान लो इसका जो पाथ है ये तो वो पॉइंट है जिसमें से ये लाइट जो है इस माइक्रोस्कोप में अंदर जा रही है। ये वो पॉइंट है जिससे इस, और ये लाइट डिफ्रैक्ट होके मान लो इस पॉइंट से जा रही है या इस पॉइंट से जा रही है। ये दो ऐसे पॉइंट है जिसमें माइक्रोस्कोप में कि मिनिमम इस रेंज में ही लाइट हमारे पास मिलेगी। इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं हमारे पास लाइट आएगी। ये एंगल जो है वो अल्फा है या गामा है। ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे जो एंगल बना, अब देखो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। ये अल्फा हो गया या गामा हो गया जो भी है, तो ये क्या बना 90 माइनस एल गामा। यही एंगल होगा 90 माइनस गामा। इसका मोमेंटम जो है वो h अपॉन लैम्बडा होगा। इसका मोमेंटम h अपॉन लैम्बडा होगा। यहां तक क्लियर। इसका मोमेंटम h अपॉन लैम्बडा होगा। अब इस माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है, इस माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है उसको मैं डेल एक्स से डिनोट करूंगी। और डेल एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है लैम्बडा अपॉन 2 साइन गामा। जो ये डिफ्रैक्शन कोण है इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसकी रिजोल्यूशन पावर किसकी, माइक्रोस्कोप की। जो रिजोल्यूशन पावर है वही क्या होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को मेजर करने में अनसर्टिनिटी है। इन इलेक्ट्रॉन्स को की पोजीशंस को देखने में अनसर्टिनिटी है। रिजोल्यूशन पावर मींस ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करेगा वो उन दो बिंदुओं के बीच काम कर रहा है। मींस कहीं ना कहीं इनके बीच में प्रेजेंट था वो, तो अनसर्टिनिटी हुई। वो अनसर्टिनिटी, मान लो आपको ये कहा जाए कि ये पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं है, तो ये क्या हुआ, इसकी अनसर्टिनिटी हुई। तो वो जो रिजोल्यूशन पावर है वही इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को कैलकुलेट करने की अनसर्टिनिटी है। और वो वैल्यू क्या है, h अपॉन 2 साइन अल्फा। ये गामा से दिखा रहे हैं, गामा h अपॉन 2 साइन गामा। उसके बाद अब जो मोमेंटम है px और py, px डायरेक्शन में मोमेंटम और py डायरेक्शन में मोमेंटम। px डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स को मोमेंटम मिला है वो है h अपॉन लैम्बडा प्लस h अपॉन लैम्बडा इंटू साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। वाई डायरेक्शंस में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोनेंट जो होते हैं वो डायरेक्शन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो वाई डायरेक्शंस में इनका कंपोनेंट होगा h अपॉन लैम्बडा माइनस, माइनस क्यों आया वो भी बता दूंगी, h अपॉन लैम्बडा साइन अल्फा। माइनस जो आया, जैसे ही मैं y डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखूंगी तो एंगल जो बताऊंगी वो 90 माइनस अल्फा बताऊंगी। 90 माइनस अल्फा, तो साइन
90 माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा, इसलिए ये माइनस साइन आया है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो मोमेंटम को कैलकुलेट करने में जो अनसर्टिनिटी आई, ये कहा कि इन दोनों के बीच में ही कहीं मोमेंटम होगा। ये एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन्स को एक्स कंपोनेंट के कारण मोमेंटम मिला है और ये वाई कंपोनेंट के कारण मोमेंटम मिला है। मींस रिजल्टेंट मोमेंटम जो है वो इन दोनों कंपोनेंट के बीच का कहीं होगा। तो मैं डेल पी जो निकालूंगी या मोमेंटम में जो अनसर्टिनिटी निकालूंगी डेल पी, वो निकालूंगी पी एक्स माइनस पी वाई, पी एक्स माइनस पी वाई। पी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा साइन अल्फा, और पी वाई की मेरे पास क्या वैल्यू है, एच अपॉन लेमडा, और अब ये माइनस और यहां बाहर माइनस, या तो ऐसे लिख दो, इस ब्रैकेट को खोलोगे आप, डेल एक्स की वैल्यू तो मुझे चाहिए, गामा से दिखा रही हूं। इस पूरे को खोलोगे तो आपके पास डेल पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा साइन अल्फा। अब देखो इस माइनस के साथ मैं खोल रही हूँ, माइनस एच अपॉन लेमडा, और इस माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, एच अपॉन लेमडा साइन अल्फा। एच अपॉन लेमडा प्लस का है और एच अपॉन लेमडा माइनस का है, कैंसिल आउट, कैंसिल हो गए ये। तो अब मेरे पास डेल पी की वैल्यू क्या बनी, 2 एच अपॉन लेमडा साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 4। इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिल गया, पोजीशन में अनसर्टिनिटी मिली, और इक्वेशन नंबर 4 से मुझे क्या मिला, मोमेंटम में अनसर्टिनिटी मिली। क्या कहा था, पोजीशन की अनसर्टिनिटी मुझे कहां से मिली, कि यदि उस माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर, मीन्स किन्हीं दो पॉइंट्स से वो लाइट एंटर हो रही है, तो मीन्स वो लाइट ही तो बता रही है मुझे पोजीशंस उन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस लाइट उन दो पॉइंट्स के बीच कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन थी, एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू इस माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन वैल्यू है, वही मुझे क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस की अनसर्टिनिटी बता रही है। तो मुझे वहां तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस की अनसर्टिनिटी मिल गई। फिर ये कहा कि इस लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स को जो मोमेंटम मिल रहा है, वो पी एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम मिला है, वो तो एच अपॉन वाई प्लस एच अपॉन वाई साइन अल्फा मिला है। साइन अल्फा से दिखा रहे हो तो आप सब चीजें अल्फा से ही दिखाओ। फिर एंगल हमने दो बना दिए, तो ये भी अल्फा, और वहां पे जो आप एंगल बनाओगे वो भी अल्फा हो जाएगा। और पी वाई क्या था, कि वाई डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाला कंपोनेंट। अब मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के जो अनसर्टिनिटी आती है, वो इन दोनों कंपोनेंट के डिफरेंस के इक्वल होती है। इन दोनों डिफरेंस इनके इक्वल हमने बना लिया। यहां से हमारे पास मोमेंटम की अनसर्टिनिटी आ गई, यहां से हमारे पास जो है वो पोजीशंस की अनसर्टिनिटी आ गई। मुझे क्या निकालना है, पोजीशंस की अनसर्टिनिटी इनटू मोमेंटम की अनसर्टिनिटी। डेल एक्स इंटू डेल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 2 साइन अल्फा, और डेल पी की वैल्यू क्या है, डेल पी की 2h साइन अल्फा अपॉन लेमडा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट,
2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे H नहीं है बेटा, ये लैम्डा है। अपन ने जब स्टार्टिंग में लिखा होगा तो ये लैम्डा ही है, और इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल आउट, मीन्स डेल एक्स इंटू डेल पी की वैल्यू जो हमारे पास आई वाई एच। यही अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग का। मे बी ये हमने पहले लैम्डा ही लिखा था, जब मैंने इसको इरेज कर दिया उसके बाद जब मैंने इसकी वैल्यू पुटअप की तो वो एच लिखी गई। आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसकी जो वैल्यू आती है, रेजोल्यूशन पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। वो गलती से एच वाला ध्यान रह गया, आप देख लेना एक बार। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम किसी भी मूविंग जो मूवमेंट हो रहा है उस पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशंस और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी आती है, और उन अनसर्टिनिटीज का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो जो प्रोडक्ट का कांस्टेंट होता है वो h अपॉन 4 पाई के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है। ये जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है ये केवल माइक्रो पार्टिकल्स पे ही फॉलो होगा, मैक्रो पार्टिकल्स पे फॉलो नहीं होगा। उसका रीजन बता देते हैं अभी क्यों नहीं होगा। डेल एक्स इंटू डेल पी, इसकी वैल्यू है h अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन लगा लो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू। पी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम। तो क्या होगा? डेल एक्स इंटू डेल एम वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो, किसी भी सब्सटेंस के मास को कैलकुलेट करने में कभी भी अनसर्टिनिटी नहीं आती है, मीन्स मास तो किसी कांस्टेंट ही होगा। तो मैं इस m को इस डेल से बाहर निकाल लूं, भाई मास क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या होगा? डेल x इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। m को यहां से ले जाऊं क्योंकि इसमें तो क्या है? अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट है, तो मुझे m मास होता है, और मास जो है वो कांस्टेंट होता है किसी भी पार्टिकल्स का, तो इसमें अनसर्टिनिटी नहीं आती है। मैं जैसे ही इस m को यहाँ लेके गई तो क्या बना? डेल x इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू में m। देखो, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है अनसर्टिनिटी। ये जो अनसर्टिनिटी की वैल्यू है वो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, मीन्स m की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये वाली अनसर्टिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जाएगी। तो जो हेवियर मीन्स जिसका मास बहुत ज्यादा है उन मूविंग पार्टिकल्स की हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे ये जो अनसर्टिनिटी की जो वैल्यू है ये बहुत ही कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल ही जीरो के इक्वल हो जाएगी। जब ये बहुत कम होगी तो अनसर्टिनिटी ही नहीं रहा, मीन्स हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स पे फॉलो होता है। मैक्रो पार्टिकल्स पे फॉलो नहीं होता है। नोट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। केवल कौन करता है? माइक्रो पार्टिकल्स ही हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये समझ में आ गया? क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स का ही m की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए ये जो अनसर्टिनिटी है उसकी वैल्यू भी एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है, वहां से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे m की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है अनसर्टिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, और ये ऑलमोस्ट जब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टर्न हो जाएगी। इसीलिए
माइक्रो पार्टिकल्स पे ही अप्लाई किया गया था, ये मैक्रो पार्टिकल्स के लिए ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। ये था आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।